बीएससी फर्स्ट ईयर। आज हम एक नए ग्रुप के बारे में बात करेंगे, एस्कोमाइसीटीज़। एस्कोमाइसीटीज़ में जो फंजाई होते हैं वो सेपरेट होते हैं और अधिकांशतः एस्कोमाइसीटीज़ का नाम जो रखा गया है, एस्कोस का मतलब होता है ब्लैडर या बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो 1837 में जोसेफ हेनरी लेवेले ने इसकी खोज की थी और उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया, क्योंकि जो मेन लैंगिक प्रजनन के बाद में जो बीजाणु बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स, वो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं और ये मेन कैरेक्टर है इनका। इसी वजह से इनको एस्कोमाइसीटीज़ बोलते हैं। इनका जो सुकाय होता है, थैलस होता है, वो यूनिसेलुलर से लेकर के माइसीलियल तक हो सकता है। माइसीलियम जो होती है वो सेपरेट होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर जैसे आपने यीस्ट देखे होंगे, तो यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई हैं। और ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं इसके अंदर मोटाइल स्टेज नहीं होती। सभी एस्कोमाइसीटीज़ में कोई मोटाइल स्टेज नहीं होती। आपने ओमाइसीटीज़ में देखा था, फाइकोमाइसीटीज़ में देखा था कि वहाँ पर जूस्पोर्स बनते हैं, चल बीजाणु। तो यहाँ पे चल अवस्था जो होती है वो एब्सेंट होती है। सो अधिकांश जो फंजाई हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं, सेप्रोफाइट्स के रूप में या पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। अगर सेप्रोफाइट्स होते हैं तो जनरली सॉइल में प्लांट्स का एनिमल डेड डिकेइंग मैटर होता है, जो डेड मटेरियल गिर जाता है उसके ऊपर, या फिर फ्रूट्स के ऊपर, उनके ऊपर होता है। और यदि पैरासिटिक हैं तो इंसेक्ट्स के ऊपर हो सकते हैं, प्लांट्स के ऊपर हो सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी फंजाई हैं जो कि ह्यूमंस पर भी बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है। जब मल्टी सेलुलर होते हैं ये, तो इनका जो सेल सेप्टम होता है उसमें सेंट्रल छेद होता है। आपको जब जनरल कैरेक्टर्स बताएंगे तो बहुत सारे टाइप के सेप्टम बताए थे। एक सेप्टम जो ऐसा था जिसके अंदर की वॉल चारों तरफ से आती है, गिरती, और सेंटर में एक छेद होता है। तो इस तरह का सेप्टम यहाँ पर पाया जाता है। सेल्स जो है इनके वो यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट हो सकते हैं, एक केंद्र की या बहु केंद्र की हो सकते हैं। चूँकि ये जो पोर होता है, सेप्टम होता है, इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, या वैसे भी कई बार इनमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जा सकती है। सेल वॉल जो है फिजियोलॉजिकली एक्टिव होती है। इसके अंदर काइटिन, ग्लूकोज, अमीनो शुगर्स के अलावा प्रोटीन्स और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादातर सरफेस के ऊपर होते हैं, तो वो एंजाइम्स जो है फंगस रिलीज़ कर सकती है और उससे फिर जो भी मटेरियल होता है उसको डिग्रेड कर सकती है। तो सेल वॉल जो है फिजियोलॉजिकली एक्टिव है। इनमें जो भी प्रजनन होता है, कायिक प्रजनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, विखंडन से हो सकता है। जैसे माइसीलियम टाइप है तो उसमें विखंडन हो जाए, या जैसे यीस्ट वगैरह टाइप हैं उनके अंदर मुकुलन या फिर फिशन, विभाजन या बडिंग, फिशन और बडिंग इनके द्वारा हो सकता है। एक विशेष बात है कि यहाँ पर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ से बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिखेगा, हर करीब हर एस्कोमाइसीटी सदस्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है। तो यहाँ पर दो स्टेजेस होती हैं। अलैंगिक बीजाणु वाली जो स्टेज होती है, अवस्था होती है, उसको हम एनामॉर्फ बोलते हैं या इम्परफेक्ट स्टेज बोलते हैं, ठीक है। और जो सेक्सुअल स्टेज होती है जिसमें कि सेक्सुअल बीजाणु बनते हैं, एस्कस बनता है, एस्कोस्पोर्स बनते हैं, उसको हम बोलते हैं टीलियोमॉर्फ या परफेक्ट स्टेज, ठीक है, या फलन का एक स्टेज। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो थैलस जो है वो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं एस्कोमाइसीटीज़ के, उसमें एक थैलस सुकाय का एक अंश रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं यूकार्पिक या अंश कायफलिक। परंतु कुछ ऐसे भी हैं, जैसे यीस्ट है, सिंगल सेल है, तो वहाँ पर इस तरह की अवस्था नहीं होती है। तो वहाँ पर पूर्ण कायफलिक या होलोकार्पिक स्टेज आपको मिलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कोनिडिया के द्वारा होता है, और ये कोनिडिया एक्सटर्नली, फाइकोमाइसीटीज़ में आपने देखा था कि ऊपर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें स्पोर्स बनते हैं, ठीक है ना, तो उसको आप प्लेनोस्पोर्स बोलते थे, ए प्लेनोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते थे। यहाँ पर जो फंगल हाइफी का टिप होता है उसके ऊपर बनेंगे, या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर्स या बीजाणुधानी धर, कोनिडियम धर, क्योंकि कोनिडिया बना रहा है तो कोनिडियम धर, उनके ऊपर बनते हैं। सिंगल बन सकते हैं, चेन्स में बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑइडिया या क्लमाइडोस्पोर्स या पिक्निडियम के अंदर पिक्निडियोस्पोर्स भी बन सकते हैं,
ठीक है। परफेक्ट स्टेज की क्या पहचान है? उसको हम उसमें एस्कस होना बहुत ज़रूरी है, उस एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स होने चाहिए, इसी से हम पहचानते हैं। थैलस में जब रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो 3 स्टेजेस होती हैं, क्योंकि सुकाय जो है वो हैप्लॉइड है, उसमें गुणसूत्र का एक सेट होता है। तो गेमिटेंजिया जो बनते हैं उनमें प्लाज्मोगेमी होती है, उन दो जो गेमिटेंजिया हैं वो फ्यूज़ करते हैं, फिर केंद्रक संलयन होता है, फिर मियोसिस होता है। एल्बिगो में आपने देखा था कि वहाँ पर केंद्रक संलयन पहले से ही हो चुका, थैलस जो था वो डिप्लॉइड था, तो वहाँ पर मियोसिस जो होता था वो गेमिटेंजिया में होता था। यहाँ पर मियोसिस जो है एस्कोमाइसीटीज़ में, और अधिकांश जो फंजाई हैं, क्योंकि अधिकांश फंजाई में थैलस हैप्लॉइड होता है, तो वहाँ पर मियोसिस जो है वो स्पोर्स जहाँ बनते हैं, एस्कोस्पोर्स जहाँ लैंगिक स्पोर्स बनेंगे उसके अंदर होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद में। प्लाज्मोगेमी यानी दोनों जो गेमिटेंजिया हैं उनके फ्यूज़ होने के कई तरीके हो सकते हैं। गेमिटेंजिया बनते हैं और किसी एक बिंदु पर संपर्क में आते हैं, जैसे क्लेविसेप्स में है। कभी कभी गेमिटेंजिया पूरा का पूरा ही एक दूसरे में मर्ज हो जाता है और एक कॉमन संरचना बनाता है, जैसे एरामिस्कस में है। कुछ में जैसे परागकण को कोई लेकर जाता है, उसी तरह से जो मेल स्पोर्स होते हैं उनको किसी माध्यम से वो फीमेल संरचना तक पहुंचते हैं, एस्कोगोनियम तक। एस्कोमाइसीटीज़ में अगर कोई स्पेशल संरचना बनती है लैंगिक बीजाणु में तो एस्कोगोनियम बनता है, तो एस्कोगोनियम तक वो बीजाणु लाया जाता है, वो स्पर्मेटाइजेशन कहलाता है, जैसे न्यूरोस्पोरा में। और कभी कभी बिल्कुल सिंपल होता है, कोई भी 2 कायिक सही कोशिकाएँ होती हैं अपोजिट स्ट्रेन की, वो आपस में जुड़ जाती हैं और इस तरह को कहते हैं हम सोमैटोगेमी या कायिक संलयन। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के ये हो सकते हैं। एसाई जो हैं वो बिना किसी फलनकाय कवरिंग के हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेकेड, मतलब बाहर फल भित्ति नहीं है इसके ऊपर, एसाई के ऊपर। वो जैसे एस्कोमाइसीटीज़ में, हेमी एस्कोमाइसीटीज़ में होता है ये ईस्ट के अंदर, या फिर ऊपर उसके चारों तरफ फलनकाय डेवलप हो जाता है। फलनकाय मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं, क्लिस्टोथीशियम, एपोथीसियम, पेरिथीसियम और सूडोथीसियम। वैसे तो इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ, ब्रीफ कर देती हूँ। क्लिस्टोथीशियम जो होता है वो गेंदनुमा संरचना होती है, उसमें कोई ओपनिंग नहीं होती। पेरिथीसियम जो है वो फ्लास्कनुमा संरचना होती है, यूँ समझ लीजिए मटके नुमा संरचना होती है, जिसके ऊपर एक ओपनिंग होता है, जिसको आस्यक बोलते हैं या ऑस्टियोल बोलते हैं। एपोथीसियम बिल्कुल खुला होता है, प्लेट के जैसे या कप के जैसे। ठीक है, और सूडोथीसियम जो होता है वो उसमें बेसिकली हम कहें तो एस्कोस्ट्रोमा मान लीजिए इसको, कि जो एस्कोगोनियम के नीचे जो कवक तंतु होते हैं वो नहीं, दूसरे कवक तंतु जो होते हैं वो उसको चारों तरफ से घेर करके संरचना बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडी जैसी। एस्कोस्पोर्स जो हैं आमतौर पर ओवल या स्फेरिकल हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी डिफरेंट भी होंगे, जैसे क्लेविसेप्स में अगर हम देखेंगे तो नीडल की जैसे होते हैं स्पोर्स। ठीक है, एसाई जो होते हैं वो या तो सिलेंड्रिकल होंगे, ओवल होंगे, स्फेरिकल होंगे, या मुग्दर के आकार के क्लैवेट शेप के हो सकते हैं। उनकी जो भित्ति होती है एस्कस की वो 1 लेयर से या 2 लेयर से भी बनी हो सकती है। और आम तौर पर यहाँ पर एस्कोमाइसीटीज़ में जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो विद इन द मेम्ब्रेन होता है। माइटोसिस जब आप देखते हैं तो उसमें तो पहले सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, केंद्रक झिल्ली बनी रहती है, उस केंद्रक झिल्ली के अंदर ही जो कंटेंट्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम बार बार कह रहे हैं एस्कस बनता है, एस्कस बनता है एस्कोमाइसीटीज़ में। तो ये जो एस्कस होता है इसकी डेवलपमेंट जो होती है वो 2 प्रकार से हो सकती है जब केंद्रक का स्थानांतरण होता है। पहला डेवलपमेंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट या प्रत्यक्ष डेवलपमेंट, वृद्धि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जनरली प्रिमिटिव मेंबर्स में होता है, इसमें कोई बहुत वेरिएबिलिटी भी नहीं होती जैसे यीस्ट में होता है। तो जो भी लैंगिक कंपैटिबल, सेक्सुअली कंपैटिबल स्पोर्स होते हैं वो 2 अलग अलग सेल्स हो सकते हैं, गेमिटेंजिया हो सकते हैं, वो जब मिलते हैं आसपास में आते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और प्लाज्मोगेमी होती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इसमें प्लाज्मोगेमी के बाद में कोई ज़्यादा गैप नहीं होता और जल्दी जल्दी ही उसके बाद में केंद्रक संलयन हो जाता है।
और केंद्रक संलयन के बाद में ये जो कोशिका होती है ये आकार में थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाती है और ये एस्कस मात्र कोशिका, ठीक है, एस्कस मदर सेल के रूप में कार्य करते हैं डायरेक्टली। अब ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना था न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद में, वो उसमें मेयोसिस होता है, 4 केंद्रक बनते हैं और दोबारा एक बार डिवाइड करके माइटोसिस के द्वारा 8 केंद्रक बना सकते हैं। तो यह तो 4 में ही स्टेज में ये इसमें इसके चारों तरफ में साइटोप्लाज्म इकट्ठा होकर के एस्कोस्पोर बन जाते हैं, या फिर जब एक बार और डिवाइड करते हैं उसके बाद में। तो आपको 4 एस्कोस्पोर्स या 8 एस्कोस्पोर्स इस तरह से मिलेंगे। लेकिन मेन बात जो ये है वो ये है कि जिस कोशिका में केंद्रक का स्थानांतरण होता है वही कोशिका सीधे ही एस्कस मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इसमें तो इस तरह के डेवलपमेंट में एक केंद्रक का स्थानांतरण के बाद में 4 या 8 एस्कोस्पोर्स ही आपको मिलते हैं। दूसरा जो विधि है जिसको हम अप्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, उसके अंदर एस्कोगोनियम में जब केंद्रक का स्थानांतरण होता है तो डायकैरियोफेज थोड़े टाइम के लिए रहता है इसमें, ठीक है। और वो जो कोशिका होती है उससे एस्कस ट्रांसफ़र होने के बाद में एस्कस जन तंतु बनते हैं। अभी यहाँ देखिए इसके अंदर ये एंथ्रीडियम है, ये एस्कोगोनियम है, यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ इसका ट्रैकोगाइन के थ्रू। वैसे भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, ये मल्टी न्यूक्लिएट बताएं, यहाँ पर यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। अब ये जो एस्कोगोनियम है यहाँ से बहुत सारे तंतु आपको निकलते हुए दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एस्कोजिनस हाइफी, ठीक है। ये एस्कोजिनस हाइफी सिरे पर जाते हैं और इसमें जो ये दो, क्योंकि एक मेल न्यूक्लियस एक फीमेल न्यूक्लियस, 2 अलग अलग प्रकार के केंद्रक हैं, तो टिप के ऊपर ये मुड़ जाता है। आपने पुराना छाता देखा होगा, जो काला छाता हुआ करता था, छतरी, उसका जो ऊपर का हैंडल होता है वो मुड़ा हुआ होता है, उस तरह से वो मुड़ जाता है ऊपर से फंगल। ये जो एस्कस जन तंतु का टिप है इसको हम बोलते हैं क्रोजर फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके अंदर ये दोनों न्यूक्लियर आपको अलग अलग दिख रहे हैं, एक ब्लैक कलर का एक वाइट कलर का, ये दोनों ही केंद्रक डिवाइड करते हैं और उनके बीच में जब डिवीजन होता है उसके बीच में एक सेल वॉल बन जाती है। तो आपको एक तरह से 3 सेल से बना हुआ छोटा सा तंतु दिखता है, जिसमें एक टर्मिनल सेल होती है जिसमें एक केंद्रक है, दूसरा पेनल्टीमेट सेल होता है या उपांत कोशिका होती है, ठीक है, शीर्षस्थ कोशिका फिर उपांत कोशिका। उपांत कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है, एक तो बेसल सेल से आता है और एक टर्मिनल सेल से आता है। तो इस तरह से 3 कोशिका में बीच का जो कोशिका है वो बायन्यूक्लिएट होती है और पहली और जो बेसल कोशिका होती है वो जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होती है। अब जो जिसमें 2 केंद्रक हैं वो जो कोशिका होती है वो एस्कस मात्र कोशिका या एस्कस मदर सेल के रूप में काम करती है और उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, दोनों केंद्रक जुड़ जाते हैं और इसमें फिर मेयोसिस होता है, आपको स्पोर्स मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो नीचे के 2 सेल्स हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और वापस से डायकैरियोटिक हो जाते हैं। अब इससे एक और तंतु निकलता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी एस्कोजिनस हाइफी। ये सेकेंडरी एस्कोजिनस हाइफी फिर से वही प्रक्रिया दोहराता है जो कि प्राइमरी एस्कोजिनस हाइफी में हुई थी। इस सेकेंडरी माइसीलियम एस्कोजिनस हाइफी से एक बार और टर्शरी एस्कोजन तंतु बनता है, एस्कोजन तंतु। इस तरह से एक ट्रांसफर से काफ़ी सारे एस्कस बन सकते हैं। ये और डिटेल में दिखाएंगे इस तरह से कि एस्कस कैसे बनते हैं। इस तरह से अगर आप देखें कि एक न्यूक्लियस ट्रांसफ़र हुआ उससे एक एस्कोगोनियम से आपको बहुत सारे एस्कस और बहुत सारे एस्कोस्पोर्स मिल सकते हैं, ठीक है। और इस वजह से इसमें वेरिएशन भी ज़्यादा होता है। तो ये जो टाइप होता है इनडायरेक्ट मेथड, ये काफ़ी सारे जो एडवांस्ड सारे होते हैं एस्कोमाइसीटीज के सदस्य उनमें होता है। तो थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें कि किस तरह से इनको क्लासीफाई किया गया है। एस्कोमाइकोटिना एम्सवर्थ के अकॉर्डिंगली एस्कोमाइकोटिना जो है उसको 6 क्लासेस में बांटा गया है। और अगर आप एलेक्सोपोलस एंड मिम्स को देखते हैं तो उन्होंने एस्कोमाइसीटीज को सब फैमिलीज़ में बांटा है, नाम करीब करीब यही हैं। तो हेमिएस्कोमाइसीटीज में थैलस जो है वो कम डेवलप्ड होता है, यूनिसेलुलर होता है जनरली अधिकांश में। एस्कस के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, नेकेड एस्कस होता है, एस्कोकार्प नहीं पाया जाता। प्लैक्टोमाइसीटीज में
एसाई जो होते हैं वो क्लिस्ट्रोथीशियम में पाए जाते हैं, बंद होता है वो, और उनका वो अलग अलग लेवल पर होते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं। फिर पायरेनोमाइसिटीज़ में जो फलनकाय है वो पेरिथीसियम होता है, और एसाई जो है एक बेसल लेयर में जो उसकी वॉल होती है वहाँ से निकलते हैं, ठीक है, एक आधारी लेयर में होता है। इसी तरह से लेबलबेनियोमाइसिटीज़ में भी पेरिथीसियम पाया जाता है, लेकिन ये जो फंजाई होते हैं ये इंसेक्ट्स के ऊपर, मकड़ी वाला जो वर्ग होता है अरेक्निड्स के ऊपर, या मरीन एल्गी होता है उनके ऊपर एक्सटर्नल पैरासाइट के रूप में रहते हैं, उनके एक्सोस्केलेटन पर से इसके इंसेक्ट्स के। डिस्कोमाइसिटीज़ में फ्रूटिंग बॉडी जो होती है एपोथीसियम होती है, बहुत ब्राइटली कलर्ड होती है, जो आपने शुरू का पहला एक इमेज देखा होगा जिसमें ऑरेंज कलर की संरचनाएं दिख रही थी, वो एपोथीसियम थे। बड़े होते हैं साइज़ में। क्लिस्ट्रोथीशियम और पैरिथीसियम कंपैरेटिवली ब्लैक कलर के, ग्रेइश कलर के होंगे, और छोटे होते हैं, उनको आपको माइक्रोस्कोप से देखना होता है। जबकि एपोथीसियम जो होते हैं उनको आप अपने नेकेड आई से भी देख सकते हैं। लॉक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्ट्रोमा बनता है और उसके अंदर एसाई डेवलप होते हैं। तो इस तरह से आप इनको सब एस्कोमाइसिटीज़ मेंबर को वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ईस्ट के बारे में।